हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है IIT JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपके जो टीचर्स है वो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अनलिमिटेड क्विज हो सकते हैं, साथ ही में आप अपने खुद भी क्विज के होस्ट बन सकते हो। जी हाँ, आप चाहो कि अपने दोस्तों का आपको क्विज लेना है तो होस्ट बन के आप क्विज ले सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है और डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अवेलेबल हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स है वो बहुत कम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए पहले हमको 17,500 पे करना होता था, अब 13,750 पे करना है। और अगर आप पवन वाह कोड यूज कर लेते हो तो आपको 10% का वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 19,250 पे करना है। लेकिन अगर पवन वाह कोड यूज कर लोगे तो आपको वहां पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी फाउंडेशन की, आपकी IIT JEE की और आपकी नीट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। आप दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ले सकते हो। दोनों की प्राइसेस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, लेट्स क्रैक इट। Hello everyone, welcome to पवन भाग अकेडमी। आई होप स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए लास्ट जो हम लोग का चैप्टर कंटिन्यू में तो है ही है, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने सेशन में वो था ब्रीड मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया था। ये हमको करना नहीं है कैन यू टेल वाला, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कशन वाला सेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ से कंटिन्यू करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया था दैट ब्रीडिंग कैन बी ऑफ टू मेन टाइप। जो ब्रीडिंग होती है वो दो तरह की होती है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक होती है इन ब्रीडिंग, एक होती है आउट ब्रीडिंग। There are two types of breeding, inbreeding and outbreeding. It involves breeding of closely related individual for 4 to 6 generation. Inbreeding increases homozygosity, and the by inbreeding pure lines of animals can be obtained. अब यहाँ पर क्या है इनब्रीडिंग यहाँ पर एक दो ऐसे एनिमल्स के बीच में कराई जाती है जिनके अंदर 4 या फिर 6 जनरेशन के बीच का डिफरेंस होगा। यानी कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहली बात तो इन ब्रीडिंग में हम जो भी एनिमल लेंगे उनके एंसेस्टर सेम होंगे। उनके एंसेस्टर क्या होंगे? सेम होंगे। अब यहाँ पर फीचर्स कॉमन होंगे। ये चीज तो हमने देखी है कि ब्रीडिंग हम लोग उन्हीं एनिमल्स में करा सकते हैं जिनके फीचर्स, अपीयरेंस, जीन सेम होते हैं, राइट। अब यहाँ पर इन ब्रीडिंग में एंसेस्टर सेम होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोग जिन एनिमल्स की ब्रीडिंग कराएंगे, अब यहाँ पर सपोज करिए कोई फर्स्ट जनरेशन का है और दूसरा 6th जनरेशन का है, नहीं होगी, इन ब्रीडिंग नहीं होगी। लेकिन यहीं पर हम लोग एक एनिमल 4th जनरेशन का ले लें और दूसरा एनिमल हम लोग 5th या फिर 6th जनरेशन का ले लें, तो यहाँ पर इन ब्रीडिंग पॉसिबल है। और यहाँ पर सेम एंसेस्टर, जीन सब कुछ सेम हो जाने की वजह से यहाँ पर प्योर लाइन के एनिमल्स हम लोगों को मिलते हैं। प्योर लाइन समझते हैं ना आप लोगों को? यानी कि जो कैरेक्टर इस 4th जनरेशन और 6th जनरेशन के अंदर चल रहे होंगे वही कैरेक्टर उस एनिमल में चले जाएंगे। Inbreeding is helpful in the elimination of harmful recessive gene. एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनब्रीडिंग में हम लोग उन एनिमल्स को लेते हैं जिनके अंदर यहाँ पर प्योर लाइन के कैरेक्टर्स हो। प्योर कैरेक्टर समझते हैं, होमोजाइगो कैरेक्टर हो, कि एक हमने एनिमल लिया है जो कि टॉल है, तो टॉल वाला कैरेक्टर कैपिटल डी होना चाहिए। और अगर हम लोगों ने दूसरा एनिमल लिया है तो उसके अंदर शॉर्ट वाला कैरेक्टर है तो स्मॉल टी होना चाहिए। उनके अंदर हेट्रोजाइगोस क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस
नहीं होनी चाहिए, जैसे कि होता है कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। हमें कैसे एनिमल लेने हैं, हम लोग को होमोजाइगोस क्रोमोसोम्स वाले एनिमल्स लेने हैं। एक एनिमल होना चाहिए 4th जनरेशन का, दूसरा एनिमल होना चाहिए 5th या 6th जनरेशन का। इससे ज्यादा इन दोनों एनिमल के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए जनरेशन का। एंसेस्टर सेम होने चाहिए, जीन सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों का इनब्रीडिंग का एक फायदा है कि हम लोगों के जो रिसेसिव जीन होते हैं ना, उनके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। रिसेसिव जीन का मतलब है कि यहाँ पर किसी के अंदर हेट्रोजाइगोस क्रोमोसोम्स होना। सपोज करिए किसी के अंदर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, राइट। अब सपोज करिए कि किसी भी एनिमल की हाइट टॉल वाली चली गई, तो जो स्मॉल वाला है वो तो रिसेसिव हो गया ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने पैरेट लिए है वो बिल्कुल प्योर एनिमल लिए हैं। इसके अंदर कैपिटल टी, इसके अंदर स्मॉल टी। इसीलिए जो एमी2 से ब्रीड एनिमल आता है उसके अंदर हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एलिमिनेट नहीं जाते हैं। For the accumulation of superior genes, inbreeding has the demerit that it is usually reduces the fertility and productivity. बस इसका एक जो डिमेरिट है, डिमेरिट डिसएडवांटेज है कि सेम एंसेस्टर प्लस होमोजाइगोस क्रोमोसोम सेम जीन होने की वजह से जो आगे हमें एक न्यू ब्रीड का, न्यू हाइब्रिड का एनिमल मिलना चाहिए जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हो, वो चीज नहीं मिल पाते है। वो चीज क्या है, नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो फर्टिलिटी है, एक टाइम बाद उस एनिमल की हाइब्रिड जो I mean to से ब्रीड वाला एनिमल आ रहा है लूज होती चली जाएगी, या कह सकते हैं कम होती चली जाती है। ये कहीं ना कहीं इसका डिमेरिट या डिसएडवांटेज है। दूसरी यहाँ पर होती है आउट ब्रीडिंग। इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड का मतलब है एक दूसरे एंसेस्टर से बिलोंग करता है और एक दूसरे एंसेस्टर से बिलोंग करेगा। यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड थे, यहाँ पर क्या है, क्लोजली रिलेटेड है कि यहाँ पर सेम एंसेस्टर है। सेम एंसेस्टर का मतलब है कि जो एनिमल्स सेम एंसेस्टर से प्रोड्यूस्ड होके आए वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिसके एंसेस्टर ही सेम नहीं है वो रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम रहेगा कि एक एनिमल एक एंसेस्टर का है, दूसरा एनिमल दूसरे एंसेस्टर का है, राइट। लेकिन इनके बीच में जो जनरेशन का गैप है वो 4 और 6 का ही रहेगा कि एक एनिमल को हम लोगों ने 4th जनरेशन का लिया, दूसरे एनिमल हम लोगों ने 5th या फिर 6th जनरेशन का लिया। जनरेशन तो सेम रहेगी लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे। दोनों एनिमल अपने दोनों अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करेंगे। एक थर्ड टाइप की भी ब्रीडिंग होती है, दैट इज आउट क्रॉसिंग। दैट इज आउट क्रॉसिंग इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। देखिए यहाँ पर मेनली तो हम लोगों की दो टाइप की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के कह सकते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये हम लोगों का आउट ब्रीडिंग का ही पार्ट है, तो उसमें आप इसमें पढ़ रहे हो। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है कि हम दो ऐसे एनिमल्स का ब्रीड कराएं जो कि अपने डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इसको हम लोग ध्यान करिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। याद है हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स पढ़े थे, इंटर, इंट्रा, राइट। तो ये आउट क्रॉसिंग एक तरीके से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स को हम लोग चूज करते हैं, I mean to से सिलेक्ट करते हैं, देन उनको क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस इन द सेंस फर्टिलाइज करवाते हैं। आउट क्रॉसिंग हेल्प्स टू रिमूव द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट क्रॉसिंग से ये जो फायदा है आउट क्रॉसिंग ब्रीडिंग का, वो ये है कि सपोज करिए कि ये एनिमल पहले इनब्रीडिंग कर रहा था, इनब्रीडिंग करके पैदा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो कैरेक्टर, जीन या जो कुछ भी क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे वो पता नहीं कितने सालों से सेम चलते चले आ रहे होंगे, इसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अब इस एनिमल ने क्या किया, इस एनिमल ने इनब्रीडिंग ना करके आउट क्रॉसिंग कर ली, दूसरे एनिमल, दूसरे स्पीसीज के एनिमल के साथ क्रॉसिंग कर ली। तो अब जो इसका बेबी आया वो क्या होगा, उसके अंदर इसके तो कैरेक्टर जाएंगे ही जाएंगे, फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले के कैरेक्टर भी जाएंगे, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस्ड होंगे,
प्लस अच्छी आदतें हैं, उसकी बॉडी के बहुत सारी चीजें बहुत क्वालिटी में इंप्रूव हो चुकी होगी। तो आउट क्रॉसिंग कर रही है, क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव कर रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का क्रॉस ब्रीडिंग। इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग ऑफ सुपीरियर मेल of one breed with a superior female to another breed। यहाँ पर क्रॉस ब्रीड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो मेल और फीमेल एनिमल लेते हैं वो हम लोग एक ऐसे ब्रीड के लेते हैं जो सुपीरियर है, यानी कि सुपीरियर मतलब एकदम हाई क्वालिटी से, हाई एनिमल से, अपने पेरेंट एनिमल से प्रोड्यूस्ड होके आए हैं, और जो इसके पेरेंट होंगे वो उन्होंने भी क्रॉस ब्रीडिंग ऑलरेडी कर रखी होगी। तो उसके पेरेंट में तो सुपीरियर कैरेक्टर है ही, उसके यहाँ पर क्या है, उसके पेरेंट्स में तो सुपीरियर कैरेक्टर है ही, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इसके बेबी में भी सुपीरियर कैरेक्टर आए, इसीलिए बोला सुपीरियर मेल। सेम एज इट इज फीमेल में भी क्या है, जो फीमेल के पेरेंट होंगे वो भी सुपीरियर कैरेक्टर वाले होंगे, तो उसके फीमेल में भी, इनके बेबी में भी एक सुपीरियर वाले कैरेक्टर आए, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल। अब इस सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल वाले ब्रीड को हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे। बाय क्रॉस ब्रीडिंग न्यू एनिमल ब्रीड ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर आर डेवलप। और जब हम लोग यहाँ पर न्यू एक फीमेल और मेल की, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल की क्रॉस कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, तो हम लोगों को जो न्यू एनिमल ब्रीड मिलती है वो और ही ज्यादा सुपर से भी सुपीरियर होगी, सुपर से भी सुपर सुपीरियर होगी, क्योंकि उसमें क्या है, अपने पेरेंट्स के सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले ऐड हो चुके होंगे और मिलके न्यू कैरेक्टर्स और अच्छे बनाए होंगे। एग्जाम्पल है जार्डेले इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईयू एंड मरीनो रैम्स इन पंजाब। पंजाब में एक शीप की न्यू ब्रीड है, दैट इज हिजार्ड डिले। हिजार्ड डिले ये डेवलप्ड करी गई है बीकानेरी ईयू और मेरिनो रैम्स शीप से। जो ये क्या थे, ये था सुपीरियर मेल, ये था सुपीरियर फीमेल, दोनों को क्रॉस कराया और एक न्यू एनिमल ब्रीड तैयार हो गई, प्रोड्यूस हो गई, दैट इज हिजार्ड डिले, जो बड़ी अच्छी थी, डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाली। इसके बाद है उनका इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये आप लोग वैसे तो पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अब यहाँ पर दिया है तो पढ़ लेते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जितना है उतना ही पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन इसमें क्या है, हम लोग एक ऐसे एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक दो ऐसे एनिमल की ब्रीडिंग कराएंगे जो एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि दो अपने अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि जो दोनों एनिमल्स हैं जिसका हम लोग ब्रीड कराएंगे, वो दोनों एनिमल्स अपने अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते होंगे, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। और यहाँ पर जो एनिमल प्रोड्यूस्ड होगा उसके अंदर वही कैरेक्टर्स होंगे, एकदम न्यू कैरेक्टर्स होंगे जो कि उसे अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से मिले होंगे। बट सच ब्रीडिंग इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। बट क्या होता है, कभी कभी ये वाली जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग है ये सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर एक वन टाइप का एनिमल है, यहाँ पर सेकंड टाइप का एनिमल है, दोनों के स्पीसीज अलग अलग हैं। हमने यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग कराई, जो थर्ड टाइप का बेबी आया। कभी कभी कंडीशन क्या बन जाती है कि जो सपोज करिए ये मेल वाला है, ये फीमेल वाली एनिमल है, तो मेल के कैरेक्टर भी गए, फीमेल के कैरेक्टर भी गए उसके अंदर, थर्ड वाला जो बेबी प्रोड्यूस्ड हो गया है, लेकिन बेबी के अंदर तो कुछ ही मतलब किसी एक ही कैरेक्टर बाहर उभर के आएंगे ना। हम लोग पढ़ते थे ना डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन कौन से होते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में उस बेबी के फिजिकल अपेयर होते हैं, बाकी के दब जाते हैं, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि चांस बन सकता है
कि जो थर्ड टाइप का बेबी यानी कि जो उसका जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है न्यू एनिमल, राइट, ब्रीड का, तो हो सकता है उसके अंदर मेल और फीमेल के दोनों कैरेक्टर गए, लेकिन उभर के सिर्फ मेल किया है। तो क्या फायदा हुआ भाई, उसके कैरेक्टर्स तो वही उभर के आए ना जो मेल के थे। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, दोनों के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं बना, सिर्फ एक के कैरेक्टर उसके अंदर क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, बाकी रिसेसिव हो गए। तो ये क्या है, एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। म्यूल इज अ ब्रीड ऑब्टेन फ्रॉम अ हॉर्स एंड अ डंकी। हॉर्स और डंकी दोनों अपने अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स हैं, और जब हम लोगों ने हॉर्स और एक डोंकी का क्रॉस कराया तो हम लोगों को म्यूल मिला। तो म्यूल आप देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोंकी की तरह लगता है, उसके अंदर जो एक न्यू कैरेक्टर्स आने चाहिए थे हॉर्स और डोंकी के, वो नहीं आ पाए, थोड़ा सा डोंकी की तरह ही लगता है वह। एक है नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक देखिए, ये आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आप लोगों का रिप्रोडक्शन चैप्टर था ना ह्यूमंस वाला, उसमें ध्यान करिए आप लोगों की टेक्निक थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। Involves control breeding experiments. Semen from selected superior male is collected and preserved in frozen state or injected into the genital tract immediately. यहाँ पे ध्यान है आप लोगों को, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक क्या थी कि यहाँ पर किसी भी एक बहुत ही सुपीरियर मेल यानी कि एक जो एकदम परफेक्ट मेल है विद लॉट्स ऑफ गुड कैरेक्टर्स, उसके सीमेन को कलेक्ट करते थे एंड देन वहां पर फिर लेबोरेटरी में उसको फ्रोजन स्टेट में क्या करते थे, रख लिया करते थे। और अगर इमीडिएटली जरूरत है किसी फीमेल को, अगर किसी फीमेल को सीमेन की जरूरत है, तो जो सीमेन कलेक्ट है उस सीमेन को उस जो फीमेल है उसकी बॉडी में क्या करा दिया जाता था, इंजेक्ट करा दिया जाता था। एंड इट इज यूजफुल टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग एंड कन्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये पता है ये मेथड यूजफुल क्यों है एनिमल्स में, देखिए वुमेन्स में तो होता ही होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे वुमेन्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से जो सीमेन एंटर होना चाहिए फीमेल बॉडी में वो नहीं हो पा रहा है। ये तो ह्यूमंस के लिए तो यूजफुल है ही है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूजफुल कैसे है। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज करिए कि ये विलेज 1, ये विलेज 2। अब इस विलेज में एक काव है फार्मर के पास और बहुत सारी काव है अलग अलग फार्मर्स के पास। उस पर उसने देखा कि यार यहाँ की इस विलेज में जितने भी काव या ऑक्स वगैरह हैं सब एक जैसे हैं, किसी में अच्छे कैरेक्टर्स ही नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इस काव का जो बेबी हो वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर वाला, बड़ी अच्छी तरीके की क्वालिटी वाला हो। तो ये दूसरे विलेज में ये चाहता है कि क्यों ना मैं दूसरे विलेज के जो ऑक्स वगैरह हैं उसके साथ इस काव का फर्टिलाइजेशन कराऊं, लेकिन वो नहीं जा पा रहा, सुविधा नहीं है जाने की, ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम में वो क्या करेगा, वो जो फार्मर है वो जाएगा हॉस्पिटल। वो क्या करेगा, वो हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल में सीमेन प्रेजेंट होंगे डिफरेंट ऑक्स के, वो भी ऐसे ऑक्स के जो पता नहीं कितने अच्छे कैरेक्टर वाले सुपीरियर मेल ऑक्स होंगे, ठीक, उसके सीमेन वहां पर प्रेजेंट होंगे। हॉस्पिटल से वो सीमेन को कलेक्ट करेगा, आई मीन टू से खुद क्यों कलेक्ट करेगा, डॉक्टर से ही करवाएगा, ठीक है, पैसे वैसे देके। एंड देन उस सीमेन को उस काव के अंदर क्या करवा देगा, इंजेक्ट करवा देगा। एंड देन जो काव है वो तरीके से अपने बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब उस फार्मर का काम बन गया, फार्मर के दोनों काम बन गए, उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ा है दूसरे विलेज में किसी और के पास, प्लस उसको उस काउ का जो बेबी चाहिए था विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ गुड कैरेक्टर उसे वो भी मिल गया। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इज वेरी यूजफुल, okay, not only for humans, also for animals. Next है multiple ovulation embryo transfer, MOET, multiple ovulation embryo transfer. Involves the technology which provides the chances of successful production of hybrid. इसमें इस टेक्नोलॉजी में भी यही है कि जो हाइब्रिड है
पहले मेथड समझ लेते हैं कि एक्चुअली मेथड होता है, क्योंकि मैं बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्यों कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। इन दिस मेथड, सबसे पहले मेथड समझ लेना चाहिए हर किसी का। Cow is administered with FSH like hormone, follicle stimulating hormone (FSH), and to induce follicular maturation, and then the superovulation is brought about. इस मेथड में क्या करते हैं, काउ को FSH हार्मोन प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं उसकी बॉडी में। फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से याद करिए कि फीमेल के अंदर जो फॉलिसाइल्स होते हैं उनको मैच्योर करना, यही काम होता है। तो काउ के अंदर जो FSH हार्मोन प्रोवाइड कराया गया, उस FSH हार्मोन ने क्या किया, उसके फॉलिसाइल्स को मैच्योर कर लिया। मैच्योर होने के बाद अब यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज करना। फॉलिसाइल्स का काम क्या होता है, एग रिलीज करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसने बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिलीज किया, ओव्यूलेशन। एंड इन ईच साइकिल 6 to 8 एग्स मैच्योर साइमल्टेनियसली। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, एक बार में एक ही एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है। काउ में ऐसा नहीं होता, काउ में 6 से 8 एग्स एक बार में मैच्योर हो जाते हैं। Now, cow is either mated with an elite bull or artificially inseminated. अब ये काउ को क्या किया गया, जब काउ के फॉलिसाइल्स मैच्योर हो गए, काउ की बॉडी में ओव्यूलेशन भी हो गया, 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब काउ को किसी दूसरे बुल के साथ क्या करेंगे, मीटिंग प्रोसेस करवाएंगे या फिर आर्टिफिशियली जो सीमेन है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करा देंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वो हम लोगों का पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट की जब कंडीशन होगी कि जो जाइगोट है 8 to 32 सेल stages are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers. अब यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर जब वो जाइगोट 8 या 32 सेल्स के बीच में डिवाइड हो चुका था, उसको किसी दूसरे सरोगेट मदर, सरोगेट मतलब किसी दूसरे काउ के अंदर ट्रांसफर कर दिया। एंड दिस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली यूज्ड इन कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो to produce high milk yield breeds of female, and high quality milk yielding bulls have been found to be successful and to increase herd size in a short period. यानी कि इसमें काफी सारे फायदे हो गए। यहाँ पर एक्चुअली करा क्या गया है, यहाँ पर लिखा है ना कि ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। अब आप कहोगे कि जब काउ के अंदर ही बेबी हो रहा है तो उसको दूसरे काउ मदर में ट्रांसफर क्यों किया। इसमें जो मेथड वो है ना, मेथड जो दिखाया गया है वो ये मेथड है कि काउ के अंदर जो 6 से 8 सेल्स एग जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं काउ से निकाल लिए गए, उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिए गए, ये किया इन लोगों ने। एंड देन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सेल्स बाहर निकाले हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, देन उसको फिर सीमेन के साथ मिक्स करा गया है। सीमेन जब एग के साथ कॉम्बाइन हुए, जाइगोट बनाए, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनाए, जब 8 से 32 सेल के बीच में वो डिवाइड हो चुका है। ये पूरा काम लेबोरेटरी में हो रहा है, लेकिन काउ के अंदर भी हो सकता है, ये पूरा काउ के अंदर भी होगा, सो डोंट वरी। राइट, अभी लेबोरेटरी में हो रहा है, दोनों कंडीशन लेके चलिए। मैंने दोनों कंडीशन बता दी कि अगर काउ के अंदर होगा तो भी ये कंडीशन होगी, काउ के अंदर नहीं भी होता, लेबोरेटरी में हो रहा है, तो फिर वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किसी दूसरे काउ के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल होती है कैटल, शीप, रैबिट और बफेलो के लिए, क्योंकि जो हमें ब्रीड मिलती है, एनिमल की ब्रीड मिलती है हाई मिल्क की, हाई क्वालिटी मीट की, राइट, और बहुत ज्यादा कम शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लोग उसके हर्ड ग्रुप को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कि भाई किसी के पास सिर्फ 2 गाय थी, वो चाहता है कि मेरे पास 5 हो जाए, तो वो यही प्रोसेस को तो फॉलो करेगा। दिस इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल ओव्यूलेशन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 6 से 8 एग्स थे, 6 से 8 एग्स थे, लेकिन एक काउ तो एक टाइम पे एक ही एग के साथ फर्टिलाइज हो सकती है और एक ही बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी के बचे 5 सपोज करो, तो उस 5 को क्या किया, उसकी बॉडी से बाहर निकाला और अलग अलग काउ में क्या कर दिया, की बॉडी में, आई मीन टू से उनके यूट्रस में ट्रांसफर करवा दिया। इस कंडीशन में जो उसकी खुद की काउ थी उसने तो बेबी प्रोड्यूस करा ही करा, बाकी की जो दूसरे की उसने सरोगेट ले सकी थी, उसे 5 बेबी और एक साथ मिल गए।
दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अभी हम लोगों ने ब्रीड तो पढ़ लिया, अब जब अच्छी ब्रीड मिल गई है तो डेयरी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी अच्छा ही होना चाहिए अब तो, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। Dairy industry involves production, processing and distribution of milk and milk product. Dairy industry की बात करें तो एक्चुअली में डेयरी इंडस्ट्री क्या होता है? मिल्क को प्रोड्यूस करना, मिल्क से प्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारी प्रोसेस से फॉलो करके मिल्क के प्रोडक्ट्स को बनाना, प्लस फिर उसको अलग अलग जगह मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। एंड मिल्क इज अ वैल्यूएबल फूड स्टॉक यूनिवर्सली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फूड कंज्यूम होने वाला मिल्क है। दूध, दही, मठा, चीज, पनीर और बहुत सारी चीजें मिल्क से ही तो बनती हैं, यही तो खाते हैं। एंड मिल्क yield mainly depends on the quality of breed in the farm। और जो मिल्क की yield है कि मिल्क कहाँ पर कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि फार्म्स में किस टाइप की कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल है। एंड द सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड having high yielding potential under the climatic condition of inhabiting area, disease resistance is the basic requirement। और अगर हमें चाहिए कि हमें अगर किसी भी मतलब मिल्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या फिर मिल्क से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और मिल्क ज्यादा से ज्यादा यील्ड में, मात्रा, यील्ड का मतलब बताया था ना, मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए, तो एनिमल्स की ब्रीड भी कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर जाए और प्लस उससे बीमारियों से लड़ने की बहुत अच्छी ताकत हो। क्योंकि अगर उसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, किसी डिसीज ने उसने पकड़ लिया, उसके अंदर घुस गई, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जीन पता नहीं किस किस को अफेक्ट करेगी, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है लड़ने की, डिजीज रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ये भी बहुत important requirement है। And in India, cows and buffaloes are mainly used for dairy farms। इंडिया में सबसे ज्यादा डेयरी फार्म्स के लिए क्या यूज करते हैं? काउ या बफेलो। जैसे शाहीवाल, सिंधी, गिर, ये हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं। जर्सी, ब्राउन, स्विस, हॉलिस्टन एक्सोटिक ब्रीड्स हैं। एक्सोटिक मतलब आउट ऑफ इंडिया की। एंड विच आर यूज्ड इन डेयरी फार्मिंग। एंड बफेलो आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट ऑफ एशिया ओनली। एशिया के तो किसी किसी पार्ट में ना बफेलो को बैन कर दिया, एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बफेलो यूज नहीं करना है। हमारे यहाँ होती है इंडिया में, एशिया की बात कर रही हूँ, मतलब एशिया कंटिनेंट ना, तो उसमें बहुत सारी कंट्री आई मीन सिटीज आ जाती हैं, कंट्रीज आ जाती हैं। तो हमारे इंडिया में तो बफेलो यूज करते हैं, बट किसी किसी कंट्री में मना कर दिया है, नहीं करेंगे। इन इंडिया 6 ब्रीड्स अकर। इंडिया में 6 ब्रीड्स है हमारे। जफराबड़ी, मेहसाना, मुर्रा बफेलो की, नागपुरी, नीली, सुरती, which are all good milk producers। and cattle have to be well looked after। और कैटल्स ऐसा बात नहीं है कि मिल्क निकाला और प्लस उनको ऐसे इधर उधर भेज दिया, ऐसी बात नहीं है। फिर उन कैटल्स का ना बड़े अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है, घरों में पाला जाता है, पालन पोषण किया जाता है, अच्छा खासा उन्हें चारा फॉडर प्रोवाइड किया जाता है, दोबारा से मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए तैयार किया जाता है। एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर इन प्रॉपर रेशियो शुड बी गिवन। नहीं तो लिखा है फॉडर यानी कि चारा उनको अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में दिया जाता है। ऐसा नहीं है एक बार उन्होंने दूध दे दिया बस उस पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूध तो मिल गया, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी देखभाल की जाती है, जानती है इस चीज को। एंड साइलेज मेड फ्रॉम लेग्यूम्स, ग्रासेस, मेज, ज्वार मेक्स गुड फीड। सिलाइज मतलब जो पूरा एक उनका खाना तैयार किया जाता है, बहुत डिफरेंट वैरायटी के लेग्यूम्स, ग्रासेस, मेज, ज्वार, ये सब से तैयार किया जाता है। एंड साइलेज इज सप्लीमेंटेड विद ऑयल केक्स। इसके अलावा उसमें ऑयल केक्स, ऑयल थोड़ा सा पे पानी मिक्स करते हैं, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्ट्स, ये सब उसमें प्रेजेंट रहता है। Cleanliness and hygiene of the cattle and handler is of more important while milking, storage and transport of milk and milk product। इसके अलावा अब यहाँ पर जब ये काऊ वगैरह क्या है मिल्क वगैरह प्रोवाइड करती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर काफी अच्छी साफ सफाई हो, हाइजीन हो, कुछ गंदगी ना हो कैटल्स के पास, या फिर जो हैंडलर्स होते हैं, हैंडलर्स अंदर जो दूध निकाल के ला रहे हैं उनके हाथ में साफ होने चाहिए, खुद भी साफ होना चाहिए, राइट, दूध निकालते समय। या फिर दूध को जहां रखा जाता है वहां पर पूरी साफ सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए।
मिल्क को जिस भी कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या जिस भी मिल्क प्रोडक्ट्स को जहां पर भी जिस किसी भी कंटेनर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ साफ सुथरा स्वस्थ होना चाहिए। आखिर हमारी सेहत का सवाल है। And in recent years, much of these processes are mechanized, and which reduces the chance of direct contact with the product. और आने वाले समय में या फिर कह सकते हैं कि कुछ सालों से बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं जो सिर्फ मतलब उसमें क्या है, सिर्फ मशीन काम करती है, हम लोग को अपने हैंड डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे आप जानते हैं आप लोग। एंड शेड मस्ट बी क्लीन डेली। जो शेड शेड मतलब जहाँ पर वो रहती हैं, टीन डाल देते हैं ना, फिर वहां पर पूरा क्लियर होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। एंड इट शुड बी स्पेशल विद एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर फीडिंग, वाटरिंग एंड लाइटनिंग। जैसे आप लोगों को पूरी फैसिलिटी पसंद है ना, घर में लैपटॉप भी होना चाहिए, फोन भी होना चाहिए, और मतलब एक तरीके से एलईडी होनी चाहिए, सब कुछ एलसीडी वगैरह बहुत बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल एवरीथिंग, वाईफाई होना चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, एसी टीवी सब कुछ। ये मैं एज इट इज आप ठीक है ज्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है, फीडिंग, अच्छा खासा खाना प्रेजेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम, पानी देना टाइम टू टाइम, लाइटनिंग जरूरी है, ये लाइट आपको इम्पोर्टेंट है भाई, वो भी अंधेरे में कैसे रह सकती है, उनको भी जरा लाइट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें उनको भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऑफ कोर्स एटलीस्ट कहीं ना कहीं भाई वो भी जीवित, मैं ये तो नहीं कहूंगी इंसान है, जीवित प्राणी तो है ही है, राइट। और जो जीवित होता है भाई उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। ओके। मिल्क प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेयरी इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री का सबसे जो मेन काम है कि मिल्क हम लोगों ने प्रोड्यूस तो कर लिया, और मिल्क को बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करके बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाए, तो वही उनको मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना भी तो बहुत जरूरी है। घर में रखे क्या है, कुछ नहीं होने वाला, काय बात की डेयरी इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं। बहुत सारी भाई कर्ड है, क्रीम है, बटर है, घी है, कंडेंस मिल्क, खोआ, चीज, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हम लोग मिल्क से प्रोड्यूस करते हैं, ऑन डिमांड भी है मार्केट में, सबसे ज्यादा पनीर, घी, बटर, यही सब खाते हैं हम। An additional income can be obtained in the cattle farm from cow dung, manure, fuel cakes, गोबर गैस for cooking and lighting। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो फार्मर्स हैं उनको ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बेच के ये तो पैसे आ ही रहे थे, इसके अलावा इनके पास और भी आ रहे हैं। काउ डंग, कंडे बनाते हैं ना, मार्केट में जाते हैं बेचते हैं, उनसे भी पैसा आ रहा है। मैन्योर, जो खेती बाड़ी करते हैं वो ले जाते हैं। फ्यूल केक्स, फ्यूल केक्स इन द सेंस यहाँ पर जो कंडे वगैरह बने हैं, फ्यूल जलाने के लिए काम आते हैं। गोबर गैस, मिथे वो क्या करते हैं, जो गोबर है बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, एक नीचे गड्ढा बना के जमीन में इकट्ठा कर देते हैं, फिर वहां से गैस निकलती है, राइट, मिथेन वाली, जो कि कुकिंग और नेचुरल गैस होती है, जो कि कुकिंग और लाइटिंग में यूज होती है। मतलब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जो विलेज के पर्सन है, मतलब दूध की पैदावार तो कर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आता है हम लोग का पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, क्योंकि अभी हम लोग काफी सारे फार्म मैनेजमेंट है, दो तो कर लिए, एनिमल वाला पढ़ लिया, सॉरी अभी ब्रीड पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले डेयरी फार्म पढ़ा, उसके बाद मूव ऑन करेंगे पोल्ट्री फार्म पर, लेकिन उसको अपने नेक्स्ट सेशन से करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर ही होगा, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा समझना था। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय बाय।